हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूरज और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 21 देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 301 टू 315 देखेंगे। पार्ट 17 पिछले दिन हम लोग देखे थे और आज हम लोग पार्ट 21 देख रहे हैं। तो बिना देर के हुए क्वेश्चन नंबर 301 शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेव ग्रेट इम्पेटस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से किन कारणों की वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टडी में ज्यादा जोर दिया गया? ऑप्शन ए, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। बी, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। सी, साइंटिफिक मैनेजमेंट। और डी, ऑल ऑफ अबव। क्या कारण था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी का राइज हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हुआ? अब क्यों लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहते हैं? आज से 6-7 सेंचुरी पहले लोग क्यों नहीं इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, अब क्यों ध्यान दे रहे हैं? तो उसका कारण बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन, अगर आप लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा बहुत भी पढ़ चुके हो और थोड़ा बहुत नॉलेज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। क्यों हो ऑल ऑफ एबव? क्योंकि देखिए, जैसे ही वेलफेयर स्टेट का बात आया है ना, तो वेलफेयर स्टेट भी एक कहीं ना कहीं कारण बना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी पे ध्यान दिया जाए। क्योंकि वेलफेयर स्टेट है तो वो पब्लिक के वेलफेयर पे ध्यान देगा, तो वहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेटर वे से काम करना चाहिए, है ना। तो इसको लेके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी पे जोर दिया गया। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे नया तकनीक आ रहा है, नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, नया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है ना, उसके साथ भी ये जरूरी हो गया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी पे ध्यान दिया जाए। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी पे ध्यान दिया जाए, जैसे मान लिया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कुछ होता है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को उस हिसाब से काम करना पड़ता है, खुद को ढालना पड़ता है ना। तो इसलिए भी इसके स्टडी पे जोर दिया गया। तीसरा, साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट वो टेलर वाला है ना, तो ये तो एक कारण है ही, है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। अगला सवाल है, हु रोट डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखा था? ऑप्शन ए, जी आर टेरी। बी, हर्बर्ट साइमन। सी, जेएम पिफलर। और डी, उर्विक एंड मेटकाल्फ। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखा था? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, वैसे इस क्वेश्चन में कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन है रियली में ये इन चारों में से किसी ने नहीं लिखा था। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन रियली में लिखा था एमपी फोलेट ने, मेरी पार्कर फोलेट ने। और एमपी फोलेट का डेथ 1930s में ही हो चुका था। तो ये 1941 में बुक पब्लिश कैसे हुआ? ये है। तो ये जो बुक है डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये लिखा तो एमपी फोलेट ने था, लेकिन इसे एडिट किया था और पब्लिश करवाया था उर्विक एंड मेटकाल्फ ने। ध्यान दीजिएगा, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक को लिखा एमपी फोलेट ने था, है ना, लेकिन इसको एडिट करने का काम और पब्लिश करवाने का काम उर्विक एंड मेटकाल्फ का था, जो इन्होंने 1941 में किया था, मेरी पार्कर फोलेट के डेथ के बाद, है ना। Dynamic administration was written by Mary Parker Follett, but Urwick and Metcalfe edited this work and published this work in the year 1941 after the death of M.P. Follett. तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम लोग इस क्वेश्चन में ही देखा जाए, इस क्वेश्चन में एमपी फोलेट का तो ऑप्शन नहीं, उरिक एंड मेटकाल्फ ये एक ऑप्शन, तो अगर एग्जाम में आ गया ऐसा तो ऑब्वियसली हम लोग को डी मार्क करना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग को तो ये बता ही दिया, एमपी फोलेट ने लिखा था उर्विक एंड मेटकाल्फ में, ने एडिट किया और पब्लिश कराया था इसे 1941 में आफ्टर द डेथ ऑफ एमपी फोलेट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अगला सवाल है, द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टचेस द फॉलोइंग हेड्स एक्सेप्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप जो होता है वो इनमें से सभी को छूता है, किसको छोड़ के? ऑप्शन ए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। बी, ऑर्गेनाइजेशन। सी, पर्सनल। डी, प्रॉफिट ओरिएंटेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इन स्कोप इन चारों ऑप्शन में से तीन को इंक्लूड करता है। वो चौथा क्या है जिसे इंक्लूड नहीं करता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप अपने आप में? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रॉफिट ओरिएंटेशन। प्रॉफिट ओरिएंटेशन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप है। प्रॉफिट ओरिएंटेशन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, लोक प्रशासन जो होता है, वो प्रॉफिट मोटिव पे नहीं काम करता है। प्रॉफिट मोटिव पे काम करने का काम निजी प्रशासन का है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का है। बाकी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप है, ऑर्गेनाइजेशन भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, पर्सनल भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। लेकिन ये जो प्रॉफिट ओरिएंटेशन है ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का चीज है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चीज नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है,
व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इन ऑप्शंस के संदर्भ में बताना है। ऑप्शन ए synonym of word cabinet or some such other body of persons in supreme charge of affairs। दूसरा है ऑप्शन बी, the name of a branch of learning or intellectual discipline। तीसरा है the sum total of activities undertaken to implement public policy। या चौथा है डी, ऑल ऑफ above, इनमें से सभी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इस इन ऑप्शंस के संदर्भ में बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे हम अपने कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे यहाँ कैबिनेट होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है ना। ये लोग मेन बॉडी होते हैं जहाँ पॉलिसी बनता है ना, और किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये सब भी डिसाइड होता है ना। तो हमारे देखिए यहाँ पे लिखा है सिनोनिम ऑफ वर्ड कैबिनेट और सम सच अदर बॉडी। तो हमारे कंट्री में तो कैबिनेट होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, है ना। तो वो लोग एक तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तो काम कर रहे हैं ना, पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लान तैयार करते हैं ना। तो ये तो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, है ना। दूसरा है द नेम ऑफ ए ब्रांच ऑफ लर्निंग और इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन। आपको पता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो अब स्टडी के रूप में डेवलप हो चुका है ना। इसके हम लोग पढ़ते भी, हम लोग अभी पढ़ भी रहे हैं। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। और ऑप्शन सी द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू इम्प्लीमेंट पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक्टिविटीज किया जाता है वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड होता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन इसलिए ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ इट, है ना। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी व्हाट आर द रोल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? आधुनिक समाज के संदर्भ में लोक प्रशासन का क्या महत्व है या क्या रोल है? ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, बी ग्रेट स्टेबलाइजिंग फोर्स इन सोसाइटी, सी प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट, और डी ऑल ऑफ एबव, इनमें से सभी। आधुनिक समाज में पब्लिक लोक प्रशासन का क्या रोल है? ये सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव के लिए काम आता है, या फिर ग्रेट स्टेबलाइजिंग फोर्स इन सोसाइटी है, या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, या इनमें से सभी। क्या ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑल ऑफ एबव। क्यों? क्योंकि आधुनिक समाज के संदर्भ में क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क, क्या रोल, देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, ऑब्वियसली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से सोशल चेंज आता है ना। जैसे कोई पुअर है तो उसके लिए कुछ वेलफेयर स्कीम लाया गया, तो उसका डेवलपमेंट हुआ, तो ये सोशल चेंज ही कहलाता है। ग्रेट स्टेबलाइजिंग फोर्स इन सोसाइटी, हाँ ये जो अभी एग्जाम्पल दिया इसमें भी आता है कि पुअर और रिच के बीच जो गैप है उसको स्टेबलाइज, उसको एक जगह अच्छा मतलब बराबर करने में थोड़ा सा, है ना। और प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। अगला सवाल है, which of the following statements is wrong in the context of difference between the public administration and the private administration? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर जो है उसके लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तीन स्टेटमेंट सही, एक स्टेटमेंट गलत है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा ये बताना है। पहला ऑप्शन है फॉर्मर इज पॉलिटिकल एंड लैटर इज नॉन पॉलिटिकल, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिकल एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉन पॉलिटिकल। बी है फॉर्मर इज सर्विस ओरिएंटेड एंड लैटर इज प्रॉफिट ओरिएंटेड। सी है फॉर्मर हैज ब्रॉड स्कोप एज कंपेयर टू लैटर। बी, सॉरी डी, both do not differ on the principles of public relations। तो इनमें से ये बताना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कौन सा डिफरेंस गलत है, कौन सा डिफरेंस नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्यों होगा करेक्ट ऑप्शन? देखिए यहाँ पहला ऑप्शन बोल रहा है फॉर्मर इज पॉलिटिकल एंड लैटर इज नॉन पॉलिटिकल। फॉर्मर का मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो पॉलिटिकल होता है, और लैटर मतलब प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन वो नॉन पॉलिटिकल होता है। ये ऑप्शन सही है ना। दोनों के बीच के डिफरेंस का ये सही बात कहा गया है। फॉर्मर इज सर्विस ओरिएंटेड एंड लैटर इज प्रॉफिट ओरिएंटेड। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सर्विस ओरिएंटेड तो होता ही है ना। वहीं पे जो लैटर यानी यहाँ पे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी ये देख चुके हैं और आप लोग को पता भी होगा। ऑप्शन सी है फॉर्मर हैज ब्रॉड स्कोप एज कंपेयर टू लैटर।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप जितना बड़ा होता है, जितना वृहद होता है, उतना स्कोप प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं होता। ये भी ऑप्शन सही। अब डी ऑप्शन देखते, बोथ डू नॉट डिफर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक रिलेशन। ऐसा तो नहीं है, जिस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेशन होता है पब्लिक के साथ, उस तरह का रिलेशन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का पब्लिक के साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस मोटिव पे काम करता है, वहीं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉफिट मोटिव पे काम करता है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, हु सेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट एज अप्लाइड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए एल डी वाइट, बी हेनरी फ्योल, सी हर्बर्ट साइमन और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ एबव। तो ये स्टेटमेंट किसका, आप लोग को ये बताना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट एज अप्लाइड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ये किसका स्टेटमेंट है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ योर, क्योंकि यह स्टेटमेंट ड्वाइट वॉल्डो का है। ड्वाइट वॉल्डो ने कहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट एज अप्लाइड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अगला सवाल है, द फिलोसॉफिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीक्स। हम लोगों ने देखा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टडी में अलग अलग अप्रोचेस थे, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, लीगल वगैरह वगैरह, बिहेवियरल अप्रोच, है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है द फिलोसफिकल अप्रोच टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीक्स ऑप्शन ए टू फाइंड आउट एंड इनंसिएट द प्रिंसिपल्स और आइडियल्स अंडरलाइंग दीज एक्टिविटीज, बी टू रिकंस्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटीज, सी टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पार्ट ऑफ लॉ, और डी टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज द पास्ट विद इन पार्टिकुलर टाइम स्पैन। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फिलोसफिकल अप्रोच किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी करता है, ये बताना। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए टू फाइंड आउट एंड इनसिएट द प्रिंसिपल्स और आइडियल्स अंडरलाइंग दीज एक्टिविटीज। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अब हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। द अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच concentrates on legal prescribed structure and organization of public authorities is known as। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो अप्रोच जो लीगल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता है किसी पब्लिक अथॉरिटी में, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए केस मेथड अप्रोच, बी हिस्टोरिकल अप्रोच, सी लीगल अप्रोच कहते हैं, या डी फिलोसफिकल अप्रोच कहते हैं। ये तो क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है, यहाँ लीगली बोला गया है ना, तो ये लीगल अप्रोच होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, हु रोड द बुक द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये बुक किसने लिखी थी, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन ए फ्रेडरिक विंसलो टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर, बी लूथर गोलिक, सी ऑर्डवेटेड और डी वॉलेस। तो किसने लिखा था ये बुक द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये बताना। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ऑर्डवेटेड। ऑर्डवेटेड ने ये बुक लिखा था द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखिएगा, आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं ये सब चीज। अगला सवाल है, गोरवाला रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। ये जो गोरवाला रिपोर्ट है वो किस साल पब्लिश हुआ था? ऑप्शन है 1951, बी 1952, सी 1953 या डी 1954। किस ईयर गोरवाला रिपोर्ट पब्लिश हुआ था ये बताना। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1951। और इस रिपोर्ट का क्या नाम था? रिपोर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। गोरवाला रिपोर्ट एडी गोरवाला के चेयरमैनशिप में एक कमीशन बना था, जो कमिटी बना था जिन्होंने रिपोर्ट 1951 में पब्लिश किया था, और उस रिपोर्ट का नाम था रिपोर्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला सवाल है, द एप्पल बाय रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। एप्पल बाय रिपोर्ट किस साल पब्लिश हुआ था? ऑप्शन है 1951, बी 1952, सी 1953 या फिर डी 1954। किस ईयर एप्पल बाय रिपोर्ट पब्लिश हुआ था ये बताना। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1953। 1953 में एप्पल बाय रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, और ये इस रिपोर्ट का क्या नाम था? इस रिपोर्ट का नाम था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट ऑफ ए सर्वे। क्या नाम था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट ऑफ ए सर्वे। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इस चीज को, क्योंकि अगर आप एग्जाम से पहले किसी भी एग्जाम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं
वहाँ उसके लिए आपको अगर रिवाइज करना हो तो आप लोग इसको वन पॉइंटर बना के लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं वन लाइनर की तरह, ताकि आपको रिवीजन करने में आसान हो। वैसे आप लोग वीडियो के द्वारा भी रिवीजन कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि यहाँ चीज़ों को समझाया भी जाता है ना। तो आप लोग को जैसा अच्छा लगे, लिखना चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो आप लोग। अगला सवाल है, हु रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ्स एंड प्रोवर्ब्स? ऑप्शन ए हेनरी फ्योल, बी हर्बर्ट साइमन, सी एफ डब्ल्यू टेलर और डी ऑड्रे टीड। किसने रिजेक्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को एज मिथ्स एंड प्रोवर्ब्स कहकर? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने कहा था प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को एज मिथ्स एंड प्रोवर्ब्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, इन विच ईयर चार्ल्स जीन बोनिन पब्लिश्ड हिज प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन ए 1712, बी 1812, सी 1912 और डी 1916। किस साल इस बुक को पब्लिश किया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1912। 1812 में इस बुक को पब्लिश किया गया था। बुक के राइटर कौन थे? चार्ल्स जीन बोनिंग, और बुक का नाम था प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप लोग देख रहे हैं ये जो नाम है ये फ्रेंच में, क्योंकि ये राइटर फ्रेंच राइटर थे, फ्रांस के राइटर थे, है ना। तो ये नाम फ्रेंच में, इसका ये इंग्लिश में लिखा गया। और फ्रेंच के एक और काफ़ी मशहूर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में उन्होंने काफ़ी थ्योरी दिया था, वो एक और थे हेनरी फ्योल, है ना। तो वो भी एक फ्रेंच मैन थे, और उनका एक बुक बहुत फेमस बुक 1916 में पब्लिश हुआ था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, which of the following aspects has not been stressed by Paul Appleby in making distinction between public and private administration? ये क्वेश्चन 100% श्योरली मुझे याद है, ये हम लोग पिछले वीडियो में इसको कवर कर चुके हैं डिटेल में, फिर भी आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पॉल एप्पलबाई ने जो डिस्टिंक्शन बताया पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच, उसमें से कौन सा इनमें से नहीं है? ऑप्शन ए ब्रेड्थ ऑफ स्कोप, बी पॉलिटिकल कैरेक्टर, सी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और डी यूनिफॉर्मिटी। क्या ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि पॉल एच एप्पलबाई ने 3 पॉइंट दिए थे। पॉल एच एप्पलबाई ने 3 पॉइंट दिए थे पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्टिंक्शन को लेके या डिफरेंस को लेके, और वो 3 पॉइंट था ब्रेड्थ ऑफ स्कोप, इम्पैक्ट एंड कंसिडरेशन, पॉलिटिकल कैरेक्टर एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ये 3 ही उन्होंने डिफरेंस दिए थे पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच, यूनिफॉर्मिटी नहीं था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्योंकि क्या नहीं था ये पूछ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। और आप लोग क्वेश्चन के बीच में जैसे टाइम दिया जाता है, तो उस टाइम में आप लोग चाहो तो करेक्ट ऑप्शन को मार्क करके रख लो, और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताओ कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए और आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए थे, है ना। तो एक तरह से आपको पता चलेगा कि आप का तैयारी किस लेवल का है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी जरूर मिलेंगे पार्ट 22 में, और कल ही हम लोग मिलेंगे लगभग इसी वक्त। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स।